हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, आपको हमारे चैनल द पढ़ाकू ऑफिशियल में सभी एनसीईआरटी पुस्तकों के अध्यायों की वीडियो मिलेगी। तो उसी श्रृंखला में हम आज विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तिका का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम उन सभी प्रतियोगी परीक्षा तथा बोर्ड की परीक्षाओं की यहाँ संपूर्ण तैयारी कराते हैं, वो भी एनसीईआरटी कवर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्या होता है? तो अम्ल होता है एसिड। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं तथा ये जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन उत्पन्न करते हैं। स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं तथा H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ये आप अच्छी तरह याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। एसिड शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लेटिन। और लेटिन कहाँ की भाषा है? ग्रीस की या ग्रीक की? ग्रीस की भाषा है। जो ग्रीक उत्पत्ति से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी? लैटिन भाषा की। तो जो एसिड शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है? खट्टा। और सभी जिसमें अम्ल अम्ल होता है वो सभी कैसे होते हैं? खट्टे। जैसे संतरा मान लीजिए, जैसे नींबू मान लीजिए, ये सब कैसे होते हैं? खट्टे। तो उनमें भी क्या होता है? अम्ल। तो प्रबल अम्ल, अम्ल यानी जो अम्ल का अधिक प्रभाव दर्शाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ये कैसे हैं? प्रबल अम्ल। ये भी आप अच्छी तरह याद रखिएगा। दुर्बल अम्ल, जो कम मात्रा में अम्लता अपनी दर्शाते हैं, अपना खट्टापन कम मात्रा में दर्शाते हैं। तो CH3COOH, यानी कि ये किसका सूत्र हो गया अपना? एथेनॉइक का। किसका? एथेनॉइक अम्ल का। ये लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैकिल ऑक्सैलिक अम्ल। तो यह है दुर्बल अम्ल। इनकी अम्लता की मात्रा कम होती है। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे सांद्र अम्ल के बारे में। अगला हमारा पॉइंट है सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है जबकि जल जल की में अल्प मात्रा में होता है। कोई भी विलयन हो तो वह सांद्र अम्ल कब कहलाएगा? जब उसमें जल की मात्रा अधिक होगी, कम होगी, और अम्ल की मात्रा अधिक होगी। जैसे कि मान लीजिए, यदि आपको कहीं पढ़ने में लिखी सांद्र अम्ल का अर्थ हो गया कि उसमें अम्ल की अधिक मात्रा है, जबकि जल की मात्रा कैसी है? अल्प मात्रा है। इसी का उल्टा हो गया तनु अम्ल। तनु अम्ल में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। अम्ल की अल्प मात्रा, यानी अम्ल कम होगा और जल की अधिक मात्रा होगी। जैसे किसी ने आपसे कहा कि तनु HCl का अर्थ बताओ, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जल की मात्रा अधिक है और अम्ल जो है वो कम है। तो आज इस अम्ल का आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब हम पढ़ेंगे अगला क्षारक। क्षारक का अंग्रेजी अर्थ होता है बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं। ये अम्ल का विरोधी है, इसलिए आपको याद रखने में सरलता होगी। जलीय विलयन में OH+ आयन उत्पन्न करते हैं। कैसा? OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो आपको ये भी रखना है कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? प्रबल क्षारक, यानी जिसमें क्षारता का प्रमाण अधिक होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको याद रखने हैं, प्रबल क्षारक हैं। अब दुर्बल क्षारक है, तो यह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनिया का सूत्र है NH4 और प्लस, माफ कीजिएगा, प्लस OH यदि आप जोड़ दो तो अमोनियम हाइड्रो हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसा है? दुर्बल क्षारक, यानी इसमें क्षारता का प्रमाण कम है। अब क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार। ये अच्छी तरह याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। उदाहरण: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्षार की कैटेगरी में आते हैं। अब लवण किन्हें कहते हैं? लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जो लवण होता है वह अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया जब आप कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण, यानी सॉल्ट। इसके उदाहरण सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। सूचक, इंडिकेटर्स। सूचक क्या होता है? सूचक किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। यानी सूचक इसका काम करते हैं कि यदि आपको किसी विलयन का पता लगाना हो कि यह अम्ल या क्षारक है, तो आप सूचक द्वारा पता लगा सकते हैं कि वह अम्ल या क्षारक है। सूचक का क्या होगा कि अम्ल में उसकी रंग या गंध परिवर्तित हो जाएगी और
क्षारक में उसका रंग या गंध परिवर्तित हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये अम्ल है या क्षारक। अब सूचक के प्रकार कितने होते हैं? सूचक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सूचक के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। अब ये जो प्राकृतिक सूचक है ये पौधों में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है लिटमस, लाल पत्ता गोभी जो आपके घर में भी पाया जाता है, आप उसको भी प्राकृतिक सूचक की तरह उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल, तथा हल्दी, हल्दी सबके घर में होगा, आप इसका उपयोग प्राकृतिक सूचक के रूप में कर सकते हैं। अब रासायनिक सूचक की बात करते हैं कि कृत्रिम सूचक ये सभी रसायन पद्धति से बनाए जाते हैं, इसलिए रासायनिक पदार्थ हैं। उदाहरण मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन है। मेथिल ऑरेंज और फ्लोफ्थेलिन है। इसलिए आप अच्छी तरह याद रखिए, उदाहरण पूछे जाते हैं कभी कृत्रिम सूचक के उदाहरण दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अब हम समझेंगे गंधीय सूचक के विषय में। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। ये आपकी पुस्तक में ही एक बड़े फ्रंट लाइनर पेज पे लिखा है। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। उदाहरण है प्याज और लौंग तेल। या परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह याद रखिए। अब सूचक तथा इनके परिवर्तनों के विषय में हम अच्छी तरह जानते हैं। लिटमस, हाँ पहले प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं। प्राकृतिक सूचक लिटमस भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक। अब अम्ल के साथ इनका क्या होता है और क्षारक के साथ इनका क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है रंग और गंध में, इसके विषय में जानते हैं। तो लिटमस जब क्षार में होता है, जब क्षार अम्ल में उसका परीक्षण करते हैं तो वह लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है लिटमस। और जब क्षार के साथ इसकी प्रक्रिया होती है किसकी, लिटमस की, तो वो नीला रंग का हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ प्रक्रिया करें तो लाल, और क्षार के साथ इसकी प्रक्रिया होती है तो हरा हो जाता है। ये याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। हल्दी का क्या होता है? कोई बदलाव नहीं होता, किसमें, अम्ल में, और क्षार में क्या होता है, ये लाल रंग का हो जाता है। हाइड्रेंजिया का फूल का रस, ये अम्ल में नीला रंग का हो जाता है और ये क्षार में गुलाबी रंग का हो जाता है। परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल में किस रंग का हो जाता है, तो इसका उत्तर आप लिख के आएंगे नीला। अब बारी आई कृत्रिम सूचक के बारे में। इनका परिवर्तन क्या होता है अम्ल तथा क्षार के साथ। फिनोफ्थेलेनिन, यह रंगहीन होता है किसमें, अम्ल में, तथा गुलाबी रंग इसका होता है क्षार में। क्षार के साथ इसकी प्रक्रिया होती है तो फिनोफ्थेलिन गुलाबी रंग का हो जाता है। अब मैथिल ऑरेंज की बात करें तो मैथिल ऑरेंज अम्ल के साथ प्रक्रिया करके लाल रंग का होता है, तथा क्षार के साथ इसकी प्रक्रिया होती है तो यह कौन से रंग का हो जाता है, पीले रंग का। आप जरूर याद रखिए, पीले रंग का होता है। गंधीय सूचक जिनका गंध अम्ल या क्षारक के माध्यम में परिवर्तित होता रहता है। अब इनका क्या होता है भाई, तो प्याज का रस, प्याज का रस अम्ल में तीक्ष्ण गंध छोड़ेगा, तीक्ष्ण यानी तीव्र गंध, तीव्र गंध छोड़ेगा, और क्षारक के साथ इसकी कोई गंध नहीं आएगी। वेनिला समान गंध रहती है, यानी उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसके साथ, अम्ल के साथ, परंतु क्षारक के साथ क्या होता है, कोई गंध आती ही नहीं है। लौंग का तेल समान गंध रहती है किसके साथ, अम्ल के साथ, परंतु क्षारक के साथ कोई गंध नहीं होती। अब हमें पढ़ना है अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? किसी भी तत्व की प्रकृति, उसके अणुओं की संरचना से संबंधित जो गुण होते हैं उन्हें हम रासायनिक गुण कहते हैं। उसकी रासायनिक व्यवस्था को भी हम रासायनिक गुण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। धातु की अभिक्रिया, किस हम दोनों के साथ पढ़ेंगे, अम्ल एवं क्षार विभिन्न विभिन्न तत्वों के साथ कैसी प्रक्रिया करते हैं, उन्हें हम रासायनिक गुण के टॉपिक के अधीन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की और क्षार की। तो देखिए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन। जैसे अम्ल का एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड धातु जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है। जिंक क्लोराइड क्या है, लवण, तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, क्या, अम्ल। यानी आप इस तरह इसे समझ सकते हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। ये रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण आप याद रखिए, परीक्षा में कई बार आपसे उदाहरण स्वरूप में पूछ लिया जाएगा। अब चलिए हम क्षारक के साथ जानते हैं, क्षारक धातु के साथ प्रक्रिया करके क्या करता है। तो क्षारक जो है धातु के साथ प्रक्रिया कर वही लवण तथा हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगा। यानी अम्ल, अम्ल का जो ये खाका है वो आप क्षारक में भी लागू कर सकते हैं। दोनों एक ही प्रकार की क्रिया करते हैं, परंतु एक में अम्ल होता है, एक में क्षार होता है। तो अम्ल एक उदाहरण के स्वरूप में समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है। धातु, माफ कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, जो एक धातु जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंक ऑक्साइड इस लवण का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जिसे हम सोडियम जिंकेट भी कहते हैं।
अब हम पढ़ने वाले हैं पॉप टेस्ट के बारे में। पॉप टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। किसकी ध्वनि उत्पन्न होती है? पॉप की। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट को पॉप टेस्ट को प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है पॉप टेस्ट। समझ, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। अब अगले हमें रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। किनकी अभिक्रिया? अम्ल और क्षारक की, जिसका हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अम्ल, पहले हम अम्ल की अभिक्रिया जानते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करता है। आपको ये खाका अच्छी तरह याद रखना है। खाका याद रखेंगे तो आप इसमें तत्वों की आपूर्ति करके स्वयं एक रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। तो चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी जल का निर्माण करता है। तो हम ये है अपना धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अब अम्ल जो है धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके किस किस का निर्माण करता है, तो इसमें भी वही खाका लागू होगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। एक उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी जल का निर्माण करता है। अब हम पढ़ने वाले चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। अच्छी तरह याद रखिए, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है ऐसा प्रमाणित कर सकते हैं। एक उदाहरण देखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड से अब रासायनिक अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल। और ये कैल्शियम कार्बोनेट सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रवाहित करने पर हमें Ca कोष्टक में HCO का जलीय विलयन प्राप्त होगा। इसका पूरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होगा, जो जल में घुलनशील होगा। तो ये हमने पढ़ी धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे क्षार के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, वे मात्र अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। अब हमें पढ़ना है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी वो दोनों मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं। अम्ल धन क्षारक हो तो क्या होता है, इस विषय में हमें पढ़ना है। तो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। बस आपको इतना खाका याद रखना है। इसमें आप रासायनिक सूत्र लगाकर समीकरण भी बना सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक का अपेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इसका सामान्य सा अर्थ यह है कि अम्ल तथा क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया होने से अम्ल तथा क्षारक के अपेक्षित प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपकी बुक में एकदम सेपरेट डेफिनेशन दी है, आप उसे भी याद कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप जोड़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको क्या प्राप्त होगा? सोडियम क्लोराइड और जल। यदि आप प्रबल अम्ल, ऊपर कर लूँ मैं, प्रबल अम्ल के और दुर्बल अम्ल की क्षारक की प्रक्रिया कराएंगे तो आपको अम्लीय लवण तथा जल प्राप्त होगा। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल की आप अभिक्रिया करवाएंगे तो क्षारीय लवण तथा जल प्राप्त होगा। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक की प्रक्रिया कराएंगे तो उदासीन लवण आपको प्राप्त होगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया करवाएंगे तो उदासीन लवण तथा जल आपको प्राप्त होगा। अब अपना है अगला टॉपिक, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। क्षारक के साथ नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ अम्ल के साथ पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड की
अभिक्रिया। क्षारक के साथ साथ अगला टॉपिक इसी बारे में है। तो अब इसकी खाका क्या है? तो धात्विक ऑक्साइड तथा अम्ल की अभिक्रिया होने से लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड, अपना कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रक्रिया करने पर कॉपर क्लोराइड हमें प्राप्त होता है तथा जल भी प्राप्त होता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कॉपर क्लोराइड बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय, क्योंकि यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय क्यों होती है? यदि ऐसा प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं कि अम्ल के साथ क्रिया करने पर वे लवण तथा जल बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। इसके उदाहरण देखें, कॉपर ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड मात्र अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड तथा क्षार की अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। आपको लवण तथा जल हर रासायनिक अभिक्रिया के खाके में दिखा होगा। आपको बस खाका याद रखना है। सूत्र आप रासायनिक समीकरण आप अपने आप बना लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तथा सो माफ कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय तथा ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अब हमें सीखना है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक की क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। जल में उपस्थित अम्ल कौन सा आयन उत्पन्न करता है? जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। किसमें? जलीय विलयन या जल की उपस्थिति में H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। किस आयन के रूप में? H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है नहीं, ये पूछे नहीं जाते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक OH+ आयन उत्पन्न करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जल की उपस्थिति में क्षारक OH+ आयन उत्पन्न करता है। जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में H2O मिलाने पर हमें सोडियम तथा OH आयन प्राप्त होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के भी साथ यही कहानी है। तो हमें जल की उपस्थिति में क्षारक मिलाने पर हमें OH आयन उत्पन्न करने वाले तत्व प्राप्त होंगे। सभी क्षारक क्षार में घुलनशील नहीं होते हैं, परंतु जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, आपको ये भी याद रखना है। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुल नहीं सकते, परंतु जो जल में घुल सकते हैं वे क्षारक अवश्य होते हैं। तो जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। यदि आप अम्ल में जल मिलाएंगे तो क्या होगा? सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। आस्फलित यानी अचानक से बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। अम्ल की मात्रा आपके शरीर पे गिर सकती है और अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। इसलिए आपको ये वाली पद्धति नहीं करनी है, आपको ये वाली पद्धति करनी है। जल में अम्ल मिलाना है, न कि अम्ल में जल मिलाना है। इससे आपका कांच भी टूटेगा और आप जल भी सकते हैं। खतरा 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 है आपके। अब जल को अम्ल में डालने से क्या होता है? मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा कांच का पात्र टूट सकता है। यह इसकी चर्चा हमने अभी की। अभी एक बेहतरीन चार्ट दिया है, इसको अच्छी तरह समझे। अम्ल की अभिक्रिया है। आप ऐसा चार्ट अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। यदि आप ऐसा बना लें तो आपको सभी प्रक्रियाएं आसानी से याद रख सकते हैं। अम्ल अब धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल अपनी अभिक्रिया करके लवण तथा जल उत्पन्न करता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल उत्पन्न करता है। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करता है। अभी हमने किसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा की? अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा। अब हम करेंगे क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा। तो क्षारक क्या क्या करता है? क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल उत्पन्न करता है।
क्षारक धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। आपसे पूछा जाता है कि क्षारक किस के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, तो वह है धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो क्षारक है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल उत्पन्न करता है। धातु कार्बोनेट के साथ भी यह कोई अभिक्रिया करता नहीं है। मैं थोड़ा इसका रंग चेंज कर लूँ, थोड़ा मुझे ग्रे चाहिए। हाँ सही है, इतना सही है। देखिए अपना आ गया फिर से ग्रे। अब अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता है? सभी अम्ल इतना तो पक्का है कि H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं तथा सभी क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाते हैं। अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? तनुकृत हो जाते हैं कि उस जो विलयन है उसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। हमने पहले ही पढ़ा है कि तनु अम्ल या क्षार किसे कहते हैं? जिसमें जल की मात्रा अधिक हो तथा क्षार, माफ कीजिएगा, तथा उस तत्व की मात्रा कम हो जिसको हम मिला रहे हैं। तो अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर वो तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्षार तथा अम्ल उतने ही प्रभावित होंगे जितने वे अपने आयन उत्पन्न करेंगे। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किस सूचक द्वारा? सार्वभौमिक सूचक। सार्वभौमिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर। अनेक सूचकों का यह क्या होता है? मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। किससे प्रदर्शित कर सकता है? यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अब हमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है जो परीक्षा में 100% ही पूछा जाता है, जिसे हम नाम देंगे पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। फिर से, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच में जो पी है उसे हम क्या कहते हैं? पुषांश, जो एक कैसा शब्द है? जर्मन शब्द, जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच 7 के बराबर हो तो आपका विलयन उदासीन होता है, यानी न ज़्यादा अम्ल ना ज़्यादा क्षार, दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यदि आपका जो पीएच है वो 7 से कम है तो आपका विलयन टोटली अम्लीय होगा, यानी खट्टा होगा। यदि आपका पीएच 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार का जो पीएच स्केल होता है उसके ऊपर दर्शाया गया है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति तथा बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। और ये उदासीन शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ये भी याद रखिएगा, शुद्ध एकदम परफेक्ट जल का पीएच मान 7 होता है। और यदि 7 से नीचे जाए तो समझिए कि वो अम्लीय यानी अम्लीय प्रकृति यानी खट्टा होता जाएगा, और 7 से ऊपर जाए तो वह क्षारीय प्रकृति यानी कड़वा होता जाएगा। और यदि इस साइड और बढ़ेगा यानी 7 से कम होगा तो H प्लस की सांद्रता में वृद्धि होगी, और 7 से अधिक होगा तो H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होगी। अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इस विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं पशु, हमारा शरीर, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। कितना पीएच मान? 5.6 से कम हो जाता है। मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ क्या करते हैं? मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या काम है, इसे भी आप समझे। जो हमारा उदर है
वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। अपच की स्थिति में जब आपका खाना अपचित हो जाता है, तब यह उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। क्यों होता है? अपच हो जाता है, इसलिए जो हमारा उदर है वो अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द एवं जलन का उपयोग होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी अम्ल तथा क्षारक प्रक्रिया करेंगे तो उदासीन हो जाएगा, यानी प्रभावहीन हो जाएंगे, इसलिए हमारा पेट शांत हो जाता है। इसमें भी साइंस है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी आपके जो दांत गिरते हैं उसमें भी पीएच का कमाल है। मुंह के पीएच का मान 5.5 संख्या नोट करते जाइए, से कम होने पर दांतों का क्षय क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दांतों का इनेमल दंतवक्र कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, इसलिए आपके दंत मंजन में कहीं ना कहीं क्षार का भी योगदान है। इससे आप कई प्रश्नों के समाधान पा सकते हैं कि हमारे दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर हमारे जो दांत होते हैं वो संक्षारित होने लग जाते हैं, जिससे दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इससे बचने के लिए रोज ब्रश करना चाहिए भाइयों। अब पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, इसलिए हमें दर्द होता है। सुई जैसा कोई घाव नहीं होता जिससे हमें दर्द होता है, वह एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में हम किसका उपयोग करेंगे? बेकिंग सोडा का उपयोग करने से हमको आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले, नेटल एक पौधा है, मैं पहले ही बता दूं, नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। जब भी आप नेटल को टच करेंगे तो आपके शरीर पे एक अम्ल छोड़ा जाएगा उसके द्वारा, जिसको मेथनोइक अम्ल कहते हैं, जिसके कारण जलन दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती से रगड़कर किया जाता है। यानी प्रकृति भी आपको अम्ल से अम्ल से बचाव का अम्ल से बचाव का विकल्प देती है। लवणों का पीएच। लवणों का पीएच प्रबल अम्ल धन प्रबल अम्ल बराबर उदासीन लवण। पीएच इसका क्या होगा? 7। यदि आप प्रबल अम्ल को दुर्बल अम्ल से मिलाएंगे तो अम्लीय लवण प्राप्त होगा, जिसका पीएच मान 7 से हमेशा कम ही होने वाला है, क्योंकि वो अम्लीय लवण है। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक आप जोड़ेंगे तो क्षारकीय लवण हमको प्राप्त होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि वह क्षारकीय लवण है। अब हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो साधारण नमक के रसायन, जो आप सब के हमारे घरों में रखा हुआ रहता है नमक। हम साधारण नमक जो होता है इसके रसायन क्या क्या होते हैं, इस प्रभाग में हम पढ़ेंगे। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप अच्छी तरह इसे याद रखिए, NaCl। साधारण नमक के टोटल 5 रसायन हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। विरंजक चूड़ का ये जो रासायनिक सूत्र है इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए, CaOCl। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पहले हम जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर वियोजन की प्रक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या प्रक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। की आपको व्याख्या अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण देखें तो ये सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसलिए इसमें H2O लिखा है कि अभिक्रिया होने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, गैस का चिन्ह याद रखिए, तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर हमें
H2 गैस प्राप्त होती है। H2 गैस का मतलब हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है तथा कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षार तो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है तथा क्लोरीन गैस इस प्रक्रिया से हमें प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यह तथ्य भी आप याद कर लीजिए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग तो ईंधन मार्गरीन बनाने में है। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता PVC CFC आदि बनाने में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग इस्पात यानी लोहे की सफाई तथा औषधियाँ बनाने में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए आदि इससे बनाया जाता है। क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है व्यंजक चूर्ण, घरेलू व्यंजन, वस्त्र व्यंजन के लिए होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजक चूर्ण के बारे में। शुष्क भुजे हुए चूने, शुष्क भुजे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क भुजे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रासायनिक समीकरण देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन की प्रक्रिया हुई तो क्या हुआ? अपना व्यंजक चूर्ण का निर्माण हुआ, वो भी जिसके साथ जल का निर्माण भी हुआ। तो इसके उपयोग क्या क्या है ये समझेंगे। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपापचयक के रूप में। उपाचयक का अर्थ क्या होता है? जो अपचयन को रोके। उपाचयक का अर्थ क्या होता है? जो ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन का नुकसान होए। पानी वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा, जो हमारा तीसरा साधारण नमक का रसायन है, बेकिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया की प्रक्रिया करके हमें क्या प्राप्त होगा? अमोनियम क्लोराइड तथा NaCO3 बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। यह एक दुर्बल असंचारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया होता है? जब आप खाना पकाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाते ही होंगे खस्ता आदि पकौड़े बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है? जो सोडियम अपना बेकिंग सोडा है, सोडियम वह गर्म होकर सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आदि उत्पन्न करता है। ये भी आपको तथ्य याद रखना है। इसका उपयोग क्या होता है? पहला तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जो हमारे सबके घर में पाया जाता है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, इससे मुलायम होता है। केक और पाव रोटी को भी हमें मुलायम बनाने के लिए हम इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह एंटासिड का एक घटक है। एंटासिड के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। ये हमें जब एसिडिटी होती है तब हम इसका उपयोग करते हैं, इस संगठक का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे धोने का सोडा। धोने का सोडा आप सभी हमारे घर में पाया जाता है। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का जब आप पुनः क्रिस्टलीकरण यानी आपको उसे पुनः फिर से क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? धोने का सोडा। यह एक क्षारकीय लवण है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। रासायनिक समीकरण देखें तो सोडियम कार्बोनेट में यदि आप जल मिलाएंगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट इनटू जल प्राप्त होगा। यह सूत्र है धोने के सोडे का। तो इसके क्या क्या उपयोग है आप सभी जानते होंगे। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेस के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए होता है। जल की कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका का उपयोग होता है? तो बेकिंग सोडे का उपयोग, माफ कीजिएगा, धोने के सोडे का उपयोग होता है। अच्छी तरह याद रखिएगा। अब हम अपने अंतिम प्रभाग पे आ गए हैं जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम एक पदार्थ का नाम है, तत्व का नाम है, को 373 के यानी 100 सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। कौन बनाता है? जिप्सम। यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम
बनकर ठोस प्रदान करता है। यदि आप जिप्सम को यदि गर्म करेंगे 373 के केल्विन पर, तो ये जल कणों को त्याग करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइडेट। ये एक चूर्ण है, ये एक सफ़ेद चूर्ण है, परंतु जब आप इसमें फिर से जल मिलाएंगे तब ये फिर जिप्सम बनकर एक ठोस बन जाएगा, जो इसका पहला स्वरूप था। तो इसके समीकरण पर भी एक नज़र मार लीजिए। कैल्शियम सल्फेट H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जिप्सम फिर से एक बन चुका है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड्डियों को स्थिर करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। इसका उपयोग खिलौने सजावट के सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतह को चिकना बनाने में किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम पढ़ेंगे अपना महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिस्टलन का जल। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसकी व्याख्या को ध्यान से याद करें। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे हम, क्रिस्टलन का जल। इसके उदाहरण देखें तो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O में क्रिस्टलन के 5 अणु हैं। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O में क्रिस्टलन के 10 अणु हैं। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O में क्रिस्टलन की जल के 2 अणु हैं। तो आज हमने कक्षा 10 विज्ञान का अम्ल क्षारक एवं लवण पाठ संपूर्ण रूप से समझा, विस्तृत चर्चा की, और आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप संपूर्ण NCERT पर ऐसे ही अलग अलग चैप्टरों के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हम मिलेंगे विज्ञान कक्षा 10 के अगले चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आपका दिन शुभ हो।